हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। हम 11th क्लास की जो यूनिट फर्स्ट है हमारी उसको कर रहे थे और हमने कुछ एक पोर्शन उसका कर भी लिया था, तो उसको हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा सेट है फंडामेंटल यूनिट्स का जिससे हम किसी भी यूनिट को निकाल सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट को निकाल सकते हैं इजीली। मतलब कि हम उसको एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके किसी भी फंडामेंटल यूनिट से क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को निकाल सकते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे? इट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेट of fundamental units from which all derived units can be obtained by simple multiplication or division without introducing any numerical factor। यानी कि बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को एक्सप्लेन किए हम सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके किसी भी फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल यूनिट से जो सेट है हमारे पास उससे किसी भी डिराइव्ड यूनिट को या ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स को हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा जो सेट है यूनिट्स का उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। अब हमने कल ड्रॉबैक्स करे थे, आज हम यहां पे एडवांटेज देखें। जो हमारा एसआई सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? वो कोहेरेंट सिस्टम है, यानी कि उससे हम सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। ये तो सेम ही होगा जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। नेक्स्ट है एसआई इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसा है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ है कहीं और जाके कुछ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे सेम है और सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट है थर्ड, एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो एसआई है वो एक एब्सोल्यूट सिस्टम है यूनिट्स का। इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स को यूज नहीं करता है। द यूज ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जो यूज है स्मॉल जी का उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम। द multiples and submultiples of SI unit can be expressed as power of 10। जो ये है SI सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम है और यहाँ पे हम जो हमारी यूनिट्स हैं उनको मल्टीपल या सब मल्टीपल की फॉर्म में यूज करते हैं और वो किसकी पावर? 10 की पावर में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी 10 की पावर में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एक कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं। तो हमारे पास इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे जो स्मॉल डिस्टेंस को यूनिट मेजर करती है वो कौन सी होती है। ये गाइस बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए लार्ज डिस्टेंस को, एरिया को, लार्ज एरिया को, स्मॉल एरिया को कौन सी यूनिट मेजर करती हैं। तो ये उसी के बेसिस पे डिवाइड करी गई है। सबसे पहले है ऐसी यूनिट जिनसे हम स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है फर्मी, मैंने पहले भी बताया, इसको हम फेम्टोमीटर एफएम भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी। इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है। यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज, इससे हम न्यूक्लियर साइज को मेजर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेम्टोमीटर, इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। 1 फर्मी इक्वल टू 1 एफएम इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। द रेडियस ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.2 फर्मी। ठीक है, यानी कि 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें हम क्या करते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगी? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है नैनोमीटर, नाम से ही पता लग रहा है नैनो मतलब 9 होगा कहीं ना कहीं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसको भी हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं, बट
इसको हम 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 nm से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल, यानी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। एंड नेक्स्ट है माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज माइक्रोमीटर। जो ये यूनिट है ये हम माइक्रोमीटर में डिफाइन करते हैं, माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो मतलब पहले भी बताया म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, और उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻�6 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आगे जाके न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीजें यूज होंगी। जो अब इसका सेकंड पार्ट है वो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, यानी कि अब लार्ज डिस्टेंस को जो जो मेजर करेंगी। लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जो वैक्यूम के अंदर जो लाइट है वो 1 साल के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम मेजर करते हैं इस यूनिट के जरिए। और वो कैसे होगी, 1 लाइट इक्वल टू कितने के इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है वो इनटू 1 ईयर। 1 ईयर स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर और सेकंड में। तो ऑब्वियसली 1 ईयर को अब हमारे को क्या करना होगा, टाइम में कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे कर सकते हैं, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸। 1 ईयर में, एक साल में अप्रोक्स कितने दिन होते हैं, 365.25 इंटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 इंटू एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 इंटू एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60। अब उसको कैलकुलेट करके लेके आओगे 1 लाइट इक्वल टू 1 LY से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और वो किसके इक्वल होती है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है। Light year is used in astronomy to measure distance of nearby stars. Alpha Centauri, the nearest star outside the solar system, is 4.3 light year away from the Earth. यानी कि जो भी हमारे स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ से और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसको ये रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं हम इसको। इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट। इससे हम क्या करते हैं, प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1 AU से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल ये होती है। अब है पर सेक या पैरालिटिक सेकेंड इसको हम बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस की। एंड यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम इसको यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह इसको यूज करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, यानी कि ये किसका लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल टू थीटा एंगल का ये रेशो होता है इसका। और यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ अपॉन थीटा। 1 पर सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 AU अपॉन जो इतना भी हमारा एंगल बना है, और एंगल को हम क्या करेंगे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/3600 इंटू π/80। अब इसको कैलकुलेट करके लेके आओगे तो क्या आएगा हमारा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि 1 पर सेकेंड इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर के, राइट, यानी कि 1 पर सेकेंड इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। अब यहां पे नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पर सेक। इन तीनों के बीच में हमारे को क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट कर, तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर एंड 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पे हमारे 1 पर सेक कितने के इक्वल आया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। तो यहाँ पे अब लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं तो एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6.3 इंटू 10⁻4, यानी कि हमारा 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4
एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। अब पर सेक और लाइट ईयर के बीच में अगर रिलेशन निकालें तो ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो पर सेक की वैल्यू कितनी है 3.08 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 पर सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी यूनिट है वो पर सेक है, उसके बाद लाइट ईयर एंड उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज। अब हम क्या करेंगे, एरियाज के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बैन, इट इज यूज फॉर वेरी स्मॉल एरियाज सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन वगैरह, यानी कि सबसे छोटा एरिया जब हम मेजर करते हैं तो 1 बैन इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। अब है एकड़, एकड़ को हम क्या लार्ज एरिया मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है एकड़ के लिए 1 एकड़ इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हेक्टेयर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया, इसको भी हम लार्ज एरिया मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस, मास को जो मेजर करेंगे 1 टन और 1 मीट्रिक टन क्या होगा 1000 किलोग्राम के इक्वल, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के, 1 स्लग 14.57 किलोग्राम, 1 पौंड 0.4536 किलोग्राम, यानी कि आधा किलो से भी कम। अब है 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL इक्वल टू क्या होगा 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। जो चंद्रशेखर लिमिट है वो सबसे बड़ी यूनिट है और वो किसके इक्वल होती है 1.4 टाइम किसके मास ऑफ सन, यानी कि जितना सन का मास है उसके भी 1.4 टाइम्स, इतनी लार्ज डिस्टेंस लार्ज यूनिट होती है वो। और ये सबसे लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट है हमारी। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस। अब जो स्मॉल मासेस को यूज करने के मेजर करने के लिए यूज होंगी वो कौन सी है, एटॉमिक मास यूनिट, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा तो आपने। इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के 1/12 के इक्वल होती है ये 1.1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU इक्वल टू 1 यूनिफाइड यूनिट भी इसको बोलते हैं। ये किसके इक्वल होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 AMU। जो मास होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वो एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल ही होता है नियर अबाउट। अब है प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम को जो मेजर करेंगी सोलर डे, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करने में कितना टाइम लेती है उसको ये मेजर करता है, उसको हम सोलर डे बोलते हैं। सिडरल डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार, अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करने में विद रिस्पेक्ट टू किसके स्टार के रिस्पेक्ट में, उसको रेडियल डे बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सोलर ईयर क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर कितना टाइम लेती है एक रोटेशन कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो ये 1 सोलर ईयर होगा वो 365.25 डेज के इक्वल होता है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर, जिसमें टोटल इक्लिप्स बन जाते हैं एक साल में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक साल में कितने टोटल इक्लिप्स बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर का सबको पता ही है, 4 साल में एक बार आता है और जो फरवरी का महीना वो 29 डेज का होता है, यानी कि इस साल में एक दिन ज्यादा होता है। लूनार मंथ क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, तो ये 27.3 डेज लेता है। नेक्स्ट है सेक, सेक क्या होता है, द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, सेक 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर, जो प्रेशर को मेजर करेंगी वो कौन सी है, 1 बैन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या 10⁻5 पास्कल के, 1 मिलीबार इक्वल टू 10⁻2 पास्कल, 1 टोर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यानी कि 760 टॉर।
अब ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो बेसिकली ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। देखो मास तो हर ऑब्जेक्ट जो भी एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट उसका कोई ना कोई मास होता ही होता है, मास कभी भी जीरो नहीं होता। बट जो वेट है वो हमारा होता है W इक्वल टू mg, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू। यानी कि ये वेट है जो हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मास पे और जी पे। और मास हमारा केवल और केवल मास पे डिपेंड करेगा। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। जहां पे देखो मास m तो जीरो होगा ही नहीं, वेट क्या है W इक्वल टू mg, मास तो जीरो होगा ही नहीं, m नॉट इक्वल टू जीरो, बट g इक्वल टू जीरो, ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो सकती है। कहां पे? सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि जब कोई बॉडी सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएगी तो हमारा क्या होगा, वेट वहां पे जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, वेट चेंज होता रहता है पोजीशन पे। जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे वेट ज्यादा हो जाएगा, जहां पे कम होगी वहां पे कम हो जाएगा। मान लीजिए जो अर्थ का पोल है वहां पे और जो इक्वेटर है वहां पे, कैसे आप मतलब कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करोगे कि वेट क्या होगा। मान लीजिए आपने 1 kg जो पोटैटो है वो आपने पोल पे परचेज किए हैं किसी शॉपकीपर से, और आपने जो वो इक्वेटर पे जाके उसको वेट किया दोबारा से, तो आपको वो उसके वेट में क्या डिफरेंस मिलेगा। देखो अब पोल है जो अर्थ का, उसकी हाइट कम होती है सेंटर से, तो ऑब्वियसली जो जी की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है हाइट के। अब हाइट कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो पोल है वहां पे जो वेट है, किसी जो आपने पोटैटो खरीदे हैं उनका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपने इक्वेटर पे जाके उसको दोबारा से वेट किया तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहां पे जो आपने 1 किलोग्राम पोटैटो परचेज किए थे वहां पे उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं लिखना क्या है। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता मास। और ऐसा यूनिट है इसकी किलोग्राम होती है। जो वेट है वो क्या है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच ए बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक फोर्स है जिस फोर्स से वो बॉडी अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ खींची चली जाती है। यानी कि F इक्वल टू mg भी बोलते हैं, ma भी बोलते हैं। यहाँ पे g क्या हो जाएगा फिर, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W इक्वल टू mg, तो F इक्वल टू mg भी होता है और F इक्वल टू ma भी होता है। तो यहाँ पे हम वेट को फोर्स भी बोल सकते हैं, जितनी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑफ द अर्थ, यानी कि W इक्वल टू mg। अगर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कभी भी किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस आता है तो हमेशा ऐसे दोनों क्वांटिटी के बीच में लाइन लगा के उनको इक्वेट करना होता है। ये सबसे प्रॉपर मेथड होता है डिफरेंशिएट करने का, और इसमें मार्क्स कटने की चांसेस हैं जो वो भी बहुत कम होते हैं। तो ये इसके बीच में डिफरेंसेस हैं। मास इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, वेट इज नॉट एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। मास एसेंशियल है, वेट एसेंशियल नहीं है। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट नहीं है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास ऑफ बॉडी इज नेवर जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास से हम किसी बॉडी का इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी, इससे हम ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं। इसकी यूनिट है मास की ग्राम और किलोग्राम है, और जो इसकी यूनिट है डाइन और न्यूटन है, यानी कि CGS और क्या है ये SI या MKS यूनिट इसको हम बोल सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।